तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर हमें एनसीईआरटी में मिलता है कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज़ आर बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि वो सारे कार्बन के कंपाउंड्स जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं वो बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। लिविंग टिश्यू से अब हमें कार्बन के कंपाउंड्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि कोई भी एक लिविंग टिश्यू को लो और उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ कूट लो, मॉर्टर और पिस्टन में ग्राइंड कर लो और एक थिक स्लरी मिलेगी हमें। और फिर उस थिक स्लरी को फ़िल्टर कर लो। तो जो फिल्ट्रेट होगा, मतलब जो बाहर निकल गया, मतलब जो रह गया, फिल्ट्रेट द एसिड सॉल्युबल पूल। द सेकेंड इज़ द रिटेंटेट, यानी जो रह गया। फिल्ट्रेट यानी जो नीचे आ गया, फ़िल्टर हो गया, और रिटेंटेट यानी जो फ़िल्टर पर ही रह गया। तो रिटेंटेट होगा एसिड इनसॉल्युबल, यानी वो एसिड में नहीं घुला, और फिल्ट्रेट होगा जो एसिड में घुल गया। तो ये दो पार्ट हमें मिल जाएंगे। उसके बाद एसिड सॉल्युबल पूल यानी कि फिल्ट्रेट, इसमें साइंटिस्ट को थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं। तो एक ये तरीका हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोलेट करने का, और एसिड सॉल्युबल पूल से हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे। उसके बाद एक और तरीका दिया हुआ है जिससे हम पता लगाएं कि इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा ड्राई वेट और वेट वेट। जब भी किसी टिश्यू में पानी होता है तो उसको हम जब वे करते हैं तो वेट वेट होता है। जब हम उसे ड्राई कर लेंगे और फिर वे करेंगे, पानी का वज़न निकल जाएगा तो वो ड्राई वेट होता है। तो ड्राई करके हम उस टिश्यू को कम्प्लीटली बर्न कर देंगे। तो बर्न करने से क्या हुआ कि उसमें जितना भी कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया, वाटर था वाटर वेपर बन के उड़ गया। अब जितना भी बचा वो ऐश है। जो ऐश होता है उसमें सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट। तो ये इनऑर्गेनिक कंपोजिशन होता है एक लिविंग टिश्यू का। इसके बाद फिर हम एलिमेंटल तो ये जो हमने ड्राई करके उसे पूरा बर्न कर दिया, ऐश बना दिया, तो ये क्या है, ये एक डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस है। डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस करके हमने ये चीज़ पता लगाई है। ये एक सेपरेशन टेक्निक भी कह सकते हैं, एनालिटिकल टेक्निक है ये, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब उसके बाद इनऑर्गेनिक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एलिमेंटल एनालिसिस यानी उसमें भी ये बताएंगे कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन है। ये सब भी हम एलिमेंटल एनालिसिस से पता कर सकते हैं। तो इस तरह हमें पता चलता है कि एक लिविंग टिश्यू में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब हम यहाँ इस टेबल की बात करें तो यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है अर्थ की क्रस्ट की और ह्यूमन बॉडी की। तो ह्यूमन बॉडी में हम देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमें देखने मिल रहा है ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन का 18.5, ऑक्सीजन इज़ 65%, कार्बन इज़ 18.5, नाइट्रोजन इज़ 3.3, नाइट्रोजन इज़ 3.3। ये कुछ लिविंग टिश्यूज़ में इनऑर्गेनिक लाइक क्वेश्चन ये हो सकता है, इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट लिविंग टिश्यूज़ में नहीं है, तो कौन कौन से हैं। तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वाटर है, और दूसरे कंपाउंड्स हैं फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पर 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं, जिसमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात हो रही है, लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड्स, ये ग्रुप है। किसके ग्रुप है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के या बायोमॉलिक्यूल्स के, जो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? तो वो कह रहे हैं कि अमीनो एसिड्स असल में अल्फ़ा कार्बन ही होते हैं, पर वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं।
मतलब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं, यानी मीथेन होता है CH, 4 वैलेंसीज होती हैं कार्बन की। अब ये 4 वैलेंसी में से 3 चारों में हाइड्रोजन है, तो ये मीथेन है। अब मीथेन की 3 H हटा दो और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये जो मिलेगा हमें वो ये हमारा अल्फ़ा अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है ये। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप जुड़ेंगे, तो इसमें एक जुड़ता है कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH, एक जुड़ता है अमीनो ग्रुप यानी NH2, और एक जुड़ता है H हाइड्रोजन, और एक होता है R जो वेरिएबल होता है, मतलब अलग अलग R ग्रुप्स के कारण अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। तो टोटल अमीनो एसिड्स 20 होते हैं। उसमें से हम 3 को इसमें देख सकते हैं, जैसे कि वो बता रहे हैं कि अगर अमीनो एसिड यहाँ पे, अगर ये एक अमीनो एसिड है, इसमें COH कार्बोक्सिल ग्रुप है, HNH2 है। अगर R ग्रुप H हो जाए तो इस अमीनो एसिड का नाम ग्लाइसिन हो जाएगा। अगर R ग्रुप CH3 हो जाए तो इस अमीनो एसिड का नाम एलेनिन हो जाएगा। अगर R ग्रुप CH2OH हो जाए तो इस अमीनो एसिड का नाम सेरीन हो जाएगा। ठीक है, तो R ग्रुप पे डिपेंड करता है कि वो अमीनो एसिड कौन सा है। अब इसमें एक और चीज़ ये समझने की है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, कि उसमें कितने अमीनो एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं उसके बेस पर, और जो अमीनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी उन ग्रुप्स पे डिपेंड